आज के राजदूत की शुरुआत एक कहानी से। ये कहानी हवाई किंगडम के राजा किंग डेविड कालाकाउआ की है। 1881 में हवाई आज की तरह अमेरिका का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र संप्रभु साम्राज्य था। लेकिन अमेरिका के व्यापारियों और मिशनरियों ने हवाई को लगभग एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट ही बना दिया था। तो क्या हुआ? राजा कलाकौवा को समझ में आ गया कि अगर हवाई सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहा तो उसका अंत तय है। और इसी डर से उन्होंने एक असाधारण फैसला लिया। उस जमाने में उन्होंने सत्ता अपने भाई को अस्थायी रूप से सौंपी और खुद दुनिया के दौरे पर निकले, ताकि दुनिया में अपने शासन के लिए वो माहौल तैयार कर सकें कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। राजा का ये टूर तीन बड़े मकसदों के लिए था। पहला, एशिया से यहाँ मजदूर लाए जा सकें, क्योंकि उस समय हवाई की जो चीनी इंडस्ट्री थी वो अमेरिकी कंट्रोल में थी और कलाकौवा अमेरिकी निर्भरता को तोड़ना चाहते थे। दूसरा, हवाई के लिए कूटनीतिक मान्यता और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना दुनिया की नज़रों में। और तीसरा, हवाई की संस्कृति को एक आज़ाद किंगडम की संस्कृति के रूप में पेश करना, जिसे दुनिया भी एक्सेप्ट करे कि ये कुछ आदिवासी नहीं है, ये एक प्रॉपर किंगडम है, इनका अपना कल्चर है। 1881 का यह वर्ल्ड टूर लगभग एक साल चला और कई मायनों में सफल रहा। जब कलाकौवा वापस हवाई लौटे तो उनका राज्य अब अमेरिका के रहमो करम पर नहीं चलता था। वहां जापानी, चीनी और यूरोपीय हित भी जुड़ गए थे। अमेरिका के लिए हवाई को सीधा निकलना अब आसान नहीं रहा। यानी एक राजा ने लगभग एक साल की विदेशी यात्रा की ताकि अपने राज्य के लिए कुछ बेहतर कर सकें। इसे इतिहास के सबसे लंबे स्टेट विजिट्स में से एक माना जाता है। फिर धीरे धीरे समय बदला, दुनिया बदली और डिप्लोमेसी के मायने भी बदल गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। अब दो देशों के नेताओं को किसी मसले पर बात करनी होती तो आमने सामने मिलना जरूरी नहीं रह गया, फोन आ गया, एक बटन दबाइए, चक्री घुमाइए और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे नेता से बात हो जाती। इसके बावजूद खुद नेता जब दूसरे देश जाकर सौदे करते हैं, धंधे पाने की बात करते हैं, तो उसे अलग तरीके से देखा जाता है कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में बात हुई है। उसकी अलग अहमियत थी, है और रहेगी। शायद इसीलिए 1964 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोल ने टेलीफोन होने के बावजूद लगातार 25 दिन की स्टेट विजिट्स की। साउथ अमेरिका के 9 मुल्कों में जाकर के वो पहुंचे और उन्होंने अपने मुल्क के लिए बात रखी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके विदेशी दौरों की तो खूब चर्चा होती है। पिछले साल का एक लंबा दौरा खूब चर्चित था। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक उन्होंने 8 दिनों में 5 मुल्कों की यात्राएं की। लेकिन आज हम जिस दौरे की बात करने जा रहे हैं वो धंधे पानी, डिप्लोमेसी, समझौतों के लिहाज से तो बहुत अहम था, लेकिन उसकी ड्यूरेशन सिर्फ 3 घंटे की थी। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत दौरे की। शॉर्ट में आगे हम इन्हें MBZ के नाम से बुलाने वाले हैं। तो 18 जनवरी को अचानक भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया कि अल नहयान हिंदुस्तान आने वाले हैं। अगले ही रोज़ आ जाएंगे, बहुत कम समय के लिए आएंगे। लोग इसलिए चौंक गए क्योंकि जब भी कोई बड़ा लीडर हिंदुस्तान आता है तो कई दिनों पहले, कई हफ्तों पहले उसका ऐलान किया जाता है, तैयारियां चलती है, सजावट होती है, सरकार खूब प्रमोट करती है इस तरह के हाई प्रोफाइल दौरे को। लेकिन ऐसा कुछ इस बार के अल नहयान के दौरे में देखने को मिला नहीं, वक्त ही नहीं था। 19 जनवरी को दिल्ली के पालम एयरबेस पर, IGI पर, एक गवर्नमेंट एनक्लेव है जहां एयरफोर्स अपने एसेट्स रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहां से फ्लाई करते हैं। उस इलाके में शाम 4:20 पर अल नहयान का विमान उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए। दोनों एक ही व्हीकल में बैठे भी। 7 लोग कल्याण मार्ग, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, वहां तक का रास्ता उन्होंने कार में बातचीत करके बिताया। टाइम कम था तो एक एक सेकंड को यूज़ किया गया। 4:45 पर ऑफिशियल बैठक शुरू हुई और ठीक 6:05 पर अल नहयान वापस अपने मुल्क के लिए फ्लाई कर गए। कुल समय करीब 3 घंटे। दिलचस्प बात यह है कि अबू धाबी से दिल्ली की जो फ्लाइट होती है 3.5 घंटे की होती है। यानी जितना वक्त अल नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने में लगाया, उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने वन वे फ्लाइट में बिताया था। आमतौर पर जब कोई बड़ा नेता हिंदुस्तान आता है तो कम से कम एक रात तो रुकता ही है। पुतिन आए थे तो 2 दिन रुके थे, बाइडेन आए तो पूरा कार्यक्रम उनका भी था। लेकिन अल नहयान आए, कार में बात की, बैठकर बात की, तुरंत लौट गए। न कोई औपचारिक भाषण हुआ, न कोई लंबी प्रेस ब्रीफिंग हुई। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, दौरा मामूली बिल्कुल नहीं था, बल्कि कई मायनों में बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इस समय दुनिया की स्थिति ही ऐसी बन रही है। ईरान में संकट चल रहा है, वेनेजुएला में संकट चल रहा है,
ये दोनों देश तेल प्रोड्यूस करते हैं। अब संकट है यहाँ पे, तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूएई भी तेल बेचता है। और फिर यमन में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई चल रही है। दोनों मिलकर एक समय हूथियों को बम मारते थे। एमबीएस और अल नहयान भाई भाई की तरह एक वक्त लड़ते थे। दो सुन्नी भाई शिया लड़ाकों से लड़ रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि यूएई तो वहां अपना खेल अलग से खेल रहा है, एक अलग विद्रोही गुट को पैसा और हथियार भी दे रहा है, जिससे यमन बट जाएगा। यमन पहले भी नॉर्थ साउथ में बटा हुआ था, इसलिए सऊदी अरब ने उन लड़ाकों पर बम बरसा दिए और इससे यूएई नाराज हो गया। अब आइए पिछले साल पर, सितंबर में क्या हुआ? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया और पिछले हफ्ते खबर आई कि इसमें अब तुर्की भी शामिल हो रहा है। 16 जनवरी वाले राजदूत में हमने बताया था। तो कुछ जानकारों का यह कहना है कि जहां एक तरफ सऊदी अरब का गठबंधन साउथ एशिया में मजबूत हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ है, तो सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए यूएई ने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मन बनाया है। वैसे फॉर द रिकॉर्ड, यूएई के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते पहले से मजबूत हैं, लेकिन जब सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हो गया पाकिस्तान के साथ, तो यूएई ने भी हमसे एक डिफेंस पैक्ट करने की बात तो कह ही दी है। भारत सरकार की प्रेस रिलीज में भी एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की बात लिखी गई है। तो क्या यह दौरा सिर्फ पाक सऊदी पैक्ट को काउंटर करने के लिए किया गया था? ऐसा कहना भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके अलावा भी ढेर सारी बातचीत इस छोटे से 3 घंटे के दौरे में हुई। आज शो में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अल नहयान का हिंदुस्तान में ये 5वां दौरा था सिर्फ पिछले 10 सालों में, यानी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग बड़ी अजीब थी, सबको चौंकाया इसने। इतना फ्लाई करके आ रहे थे सिर्फ 3 घंटे के लिए। विदेश मंत्रालय ने इसकी जो जानकारी दी वो भी सिर्फ एक दिन पहले दी, अचानक वो आए, अचानक वो चले भी गए। ऐसे दौरे तब होते हैं जब बात टाइमिंग की होती है। टाइमिंग पर अगर वो काम नहीं हो पाया तो निरर्थक हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी क्या क्रिटिकल टाइमिंग थी और उन 3.5 घंटों में ऐसा क्या कुछ हो गया कि इतना छोटा दौरा हम राजदूत में डिस्कस कर रहे हैं। डिफेंस वाली बात हम आगे करेंगे, पहले एनर्जी डील पर बात करते हैं। हिंदुस्तान और यूएई दोनों ने गैस पर 10 साल की डील की है। 2028 से हर साल 0.5 मिलियन टन यानी 5 लाख टन एलएनजी हिंदुस्तान को मिलने लगेगी। छोटा आंकड़ा नहीं है। इससे यूएई हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन जाता है, खासकर उस वक्त जब हिंदुस्तान पर अमेरिका का दबाव है कि वो रूसी तेल और गैस खरीदना बंद करे। नेचुरल गैस की बात हो रही है जो कि गाड़ियों में डलती है और होटल्स वगैरह में भी हीटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। केमिकल्स बनाने में खूब इस्तेमाल होता है, खासकर फर्टिलाइजर्स। ट्रंप पहले ही रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों पर सैंक्शन लगा चुके हैं। ये रूस में तेल और गैस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं। ऐसे में यूएई का ये समझौता हिंदुस्तान के लिए एक बैकअप प्लान की तरह देखा जा रहा है। फिर यूएई के लिए भारत एक भरोसेमंद ग्राहक तो है ही, हमारा मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। गैस डील के अलावा यूएई ने गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में निवेश के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। धोलेरा भारत के लिए इंडस्ट्री के लिहाज से एक अहम इलाका है, पर यह इलाका अब चर्चित इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी के लिए भी ज़रूरी बन गया है। अब इस प्रोजेक्ट में यूरोप भी जुड़ा हुआ है, यानी भारत से यूरोप तक का रास्ता जो अरब के मुल्कों से गुजरने वाला है। यूएई जानता है कि अगर वो इस कॉरिडोर का केंद्र बनता है, जो कि वो है, तो उसकी जियोपॉलिटिक्स में अहमियत बनी रहेगी। इसलिए धोलेरा में एयरपोर्ट, एनर्जी, रेलवे, पोर्ट, पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी, सब में इन्वेस्टमेंट की बात हुई। यूएई के पास फंड्स हैं, वो ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां बढ़िया रिटर्न की उम्मीद हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि धोलेरा कैसे आईएमईसी के लिए ज़रूरी है। ब्रीफ में आपको बताते हैं। धोलेरा हिंदुस्तान का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी का हिस्सा है। आईएमईसी का मकसद भी इसी तरह का है कि हिंदुस्तान से मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक सामान कम समय में, कम लागत में और सप्लाई चेन की रुकावट के बिना पहुंचे। धोलेरा इस सप्लाई चेन का वो पॉइंट बनता है जहां प्रोडक्शन से लेकर एक्सपोर्ट तक सब कुछ एक ही ज्योग्राफिकल जोन में हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह है इसका लोकेशन। धोलेरा खंबात की खाड़ी के पास है, यानी अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच है, गुजरात के कोस्ट पे है। यहाँ प्रस्तावित धोलेरा इंटरनेशनल पोर्ट और पास में ही मुंद्रा और कांडला जैसे बड़े पोर्ट्स हैं, विसिनिटी में हैं, बिल्कुल लगे हुए नहीं हैं।
आईएमईसी का समुद्री हिस्सा भारत को यूएई और सऊदी अरब से जोड़ेगा। धोलेरा से निकला माल सीधे पश्चिम के समंदर वाले रास्ते से जाने लगेगा, बिना मुंबई जैसे बिजी पोर्ट्स पर जाए। धोलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, यहीं पर टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट भी बन रहा है। ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ। फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर धोलेरा में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आईएमईसी के जरिए यही हाई वैल्यू गुड्स मिडिल ईस्ट और यूरोप तक भेजे जाएंगे। यानी ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे चाहे एनर्जी प्रोडक्ट्स, कोयला, तेल, गैस, ये सब आ जाएं, लेकिन इसका असली ऑब्जेक्टिव है हाई एंड गुड्स जैसे आईफोन, टेक्नोलॉजी, हैवी चीज़ें जो होती हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का है। तो इस तरह से धोलेरा आईएमईसी के ज़रिए हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्रियल लॉन्च पैड बन सकता है, जहां प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी और यहीं से ग्लोबल सप्लाई में उसको एंट्री मिल जाएगी सप्लाई चेन में। इसलिए यूएई धोलेरा की अहमियत को समझ रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है इनकेस ये कॉरिडोर बन जाए। इसलिए उसने कहा है कि हमारा जो खूब सारा पैसा है हम यहाँ पे लगाने के लिए तैयार हैं। कम से कम उन्होंने बात तो की ही है। अब आपको उस 3 घंटे की छोटी सी मीटिंग की अहमियत समझ में कुछ कुछ आ गई होगी। फिर अल नहयान ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में स्पेस सेक्टर पर भी बात की। हिंदुस्तान और यूएई मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी पर साथ काम करने वाले हैं। सैटेलाइट फैब्रिकेशन यानी सैटेलाइट बनाना, लॉन्च फैसिलिटी जो कि हिंदुस्तान के पास हैं ही, इनके और दूसरे स्टार्टअप्स पर बात हुई है इन स्पेस सेक्टर। न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बात हुई। शांति कानून का जिक्र हुआ। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब एक चलन चल रहा है इस तरह के एब्रिविएशन देने का। खैर, भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्री आज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 यानी CLNDA की वजह से बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, ये कई एक्सपर्ट्स का मानना था। ध्यान रहे, हम न्यूक्लियर के सिविलियन यूज़ की बात कर रहे हैं, एनर्जी के पीसफुल यूज़ की, यानी अपने नागरिकों की सहूलियत के लिए, बेसिकली बिजली बनाने के लिए। तो सीन ये हुआ कि CLNDA की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि इस कानून में एक ऐसा क्लॉज है जिसमें अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सप्लायर को भी जिम्मेदार बताया जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी, फ्रेंच या जापानीज कंपनीज हिंदुस्तान में रिएक्टर एक्सपोर्ट करने से डरती हैं, प्राइवेट इंडियन कंपनियां न्यूक्लियर सेक्टर से दूर रहती हैं। शांति फ्रेमवर्क इस बॉटलनेक को तोड़ने के लिए या हल्का करने के लिए लाया गया। शांति पर कुछ अलग से बात नहीं हुई है। भारत सरकार की प्रेस रिलीज में बस इसका जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन होगा, दोनों मुल्क मिलकर इस एरिया में भी संभावनाएं तलाशेंगे। एक तरफ ग्रीन एनर्जी होगी, आपका सोलर है, विंड है, रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्सेज जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ में एक डिपेंडेबल सोर्स के रूप में न्यूक्लियर भी आएगा। जो देश न्यूक्लियर और स्पेस में साथ खड़े होंगे वो टिकेंगे। 3 घंटे की इस मुलाकात में टेररिज्म पर भी सख्त लाइन दोहराई गई। कहा गया कि कोई सेफ हेवन दिया नहीं जाएगा, आतंकवादियों की फंडिंग नहीं की जानी चाहिए, इस तरह की बातें लिखी गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के तहत सहयोग जारी रखने पर बात हुई। जानकारी से पाकिस्तान के लिए मैसेज बता रहे हैं, चाहे उसका नाम लिया नहीं गया हो। और आखिर में प्रतीकात्मक चीज़ें हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अल नहयान को गुजरात का एक लकड़ी का झूला गिफ्ट किया। साथ साथ आगे बढ़ने का प्रतीक इसे माना जाता है, परिवार का प्रतीक भी माना जाता है, उन्होंने भाई कहा था वैसे भी। फिर प्रधानमंत्री ने अल नहयान को कश्मीर की पश्मीना शॉल भी गिफ्ट की। उनकी माता के लिए ये शॉल दी गई है, कश्मीर का केसर भी दिया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि 3.5 घंटे में अगर इतनी सारी बातें हो सकती हैं तो चलिए मान लेते हैं कि छोटे दौरे भी होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों हुआ, सिर्फ एक दिन के नोटिस पर क्यों हुआ, इसकी ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती दुनिया जानती है, हमने हिंट भी किया था पहले। दोनों ने मिलकर यमन में लड़ाई लड़ी, दोनों ने ईरान को बैलेंस किया। ईरान शिया, ये दोनों बाकी सुन्नी है, यूएई भी सुन्नी है और सऊदी अरब भी सुन्नी है। दोनों ने इस्लामिक दुनिया में अपना वजन बनाकर रखा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये दोस्ती बोझ बनी है। यमन में सऊदी अरब चाहता था कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे, लेकिन यूएई ने अलग रास्ता चुना। उसने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC जैसे गुटों को सपोर्ट किया और सऊदीज़ को ये बात पसंद नहीं आई। दिसंबर के आखिर में मुकल्ला में स्ट्राइक हुई और ये बिन सलमान की तरफ से एक मैसेज था। सऊदी अरब ने यूएई समर्थित लड़ाकों पर बम गिराए। उसके बाद यूएई ने चुपचाप अपने सैनिक यमन से वापस पीछे खींचे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई आक्रामक बयान भी नहीं दिया गया। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी साइन किया था। तब भारत ने बस इतना कहा था कि जानकारी है इसकी,
क्योंकि जाहिर तौर पर हमें सऊदी अरब से कोई ख़तरा नहीं है, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं। हम बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क है जिससे हिंदुस्तान की नहीं बनती है, पाकिस्तान। खैर, इस टॉपिक पर लौटते हैं। MBS की तरह ही अल नहयान या MBZ भी हमारे दोस्त हैं, तो उधर भी दोस्ती अपनी इसी तरह चल रही है। लेकिन UAE के लिए ये पैक्ट अच्छी खबर नहीं रही होगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में इस तरह की दोस्ती हो रही है। पाकिस्तान की फ़ौज लंबे समय से अरब में सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में घुसी हुई है, वहाँ के ऑफिसर्स वहाँ सर्व करते हैं, उनकी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है, एक समय पे बहुत बड़ी संख्या में, अब लिमिटेड रोल में। तुर्की भी इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर रहा है, यानी एक ऐसा सैनिक नेटवर्क बन रहा है जिसमें UAE है नहीं, उसको बाहर से बैठ करके तमाशा देखना पड़ रहा है। और बाहर रहना वेस्ट एशिया में सबसे ख़तरनाक स्थिति है। ईरान के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, क्योंकि किसी क्लब का मेंबर नहीं है। UAE को लगता है कि कहीं वो किसी दिन इस्लामिक दुनिया के अंदर ही अलग थलग पड़ गया तो उसका क्या होगा। ईरान से उसकी सीधी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो है उसे दोस्ती भी नहीं कह सकते, उतना ट्रस्ट नहीं है दोनों के बीच में। सऊदी अरब जो दूसरी बड़ी रीजनल पावर है, उससे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। कतर का अपने एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गेम चलता है। तुर्की अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है। ऐसे में अल नहयान को एक ऐसा साझेदार चाहिए था जो मुस्लिम राजनीति से बाहर हो लेकिन ताकतवर हो, और वही जगह है हिंदुस्तान। ट्रंप ने गजा के मसले को सुलझाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव दिया है। UAE पहले से इस बोर्ड का हिस्सा है, और ठीक अल नहयान की दिल्ली यात्रा से एक दिन पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने हिंदुस्तान को भी बोर्ड में इनवाइट होने के लिए न्योता दिया है। अजीब न्योता है, अगर औपचारिक न है तभी भी, क्योंकि बताया जा रहा है कि $1 बिलियन फीस भी है। ऐसा कौन करता है कि घर में बुलाए और कहे कि 1 बिलियन लेके आना। खैर, अब वो ट्रंप है। रणनीतिक कदम है। अगर हिंदुस्तान इस बोर्ड में शामिल हो जाता है तो गजा के भविष्य पर हिंदुस्तान की भी हिस्सेदारी आ जाएगी। कम से कम हम बैठकर अपनी राय रख पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो अरब दुनिया में हिंदुस्तान की भूमिका थोड़ी डायरेक्ट हो जाएगी, और UAE इसमें अपना फ़ायदा देखता है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान भी इस ढांचे में आए, ताकि संतुलन सिर्फ अमेरिका और ताकतवर अरब मुल्कों तक ही सीमित नहीं रहे। अल नहयान का जो दौरा है उसी दिशा में एक नज है। दिल्ली ने इस पर खुलकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस मसले पर दोनों नेताओं की बात ज़रूर हुई होगी कि गजा में जो पीस प्लान के लिए बोर्ड बन रहा है उसमें आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बात हुई UAE की। अब एक सवाल भारत का भी आता है कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, क्योंकि अल नहयान अगर 3.5 घंटा फ्लाई करके आए, 3.5 घंटा फ्लाई करके गए, तो 3 घंटे हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ने दिए। भारत क्या चाहता है, और क्या भारत वेस्ट एशिया के खेल में आगे बढ़ेगा या एक संतुलन की स्थिति चाहेगा, इस पर आते हैं। भारत की वेस्ट एशिया नीति हमेशा बैलेंस की रही है। ना हम किसी एक खेमे में पूरी तरह जाते हैं, ना किसी के खेमे को पूरी तरह छोड़ते भी हैं। हिंदुस्तान ने ईरान से तेल लिया लेकिन अमेरिका से रिश्ते नहीं तोड़े, इजराइल से हथियार लिए लेकिन फ़िलिस्तीन को नहीं छोड़ा, सऊदी अरब से ट्रेड बढ़ाया लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी पक्की दोस्ती पर उनको टारगेट नहीं किया कि क्यों जाते हैं आप वहाँ। यही वजह है कि भारत को वहाँ एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर माना जाता है। हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग अरब में काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और रेमिटेंसेस हिंदुस्तान आते हैं। वो अपनी मेहनत से वहाँ की ग्रोथ स्टोरी में योगदान देते हैं, और उनके रेमिटेंसेस से भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। लेकिन अब ये सौजन्य बदल रहा है, हालात ही बदल रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में जो एक नया एक्सेस बन रहा है वो सिर्फ एक डिफेंस पैक्ट नहीं होगा, ये एक संकेत है कि इस्लामिक दुनिया में ताकत का एक नया सेंटर कम से कम उसके बारे में सोचा जा रहा है, और ये सेंटर हिंदुस्तान के लिए बहुत सहज नहीं रहने वाला है। पाकिस्तान उसमें शामिल है, तुर्की खुलकर कश्मीर पर बोलता है, वो भी वहाँ बैठा है। ऐसे में UAE भारत के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं रह जाता, वो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने का जरिया बन जाता है कि ये भी तो एक मुस्लिम देश है, ये भी तो एक अरब देश है। UAE एक ऐसा भी देश है जिसके पाकिस्तान से रिश्ते दिलोजान वाले नहीं हैं। वो तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को भी समझता है, अर्दवान के खलीफा बनने के ख्वाब को भी जानता है, और UAE ईरान के साथ खुली दुश्मनी भी नहीं चाहता जो अगेन इंडिया को सूट करता है। जैसे हमने पहले बताया, भारत समझता है कि 80 लाख से ज़्यादा इंडियंस खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। अरब देशों से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। IMEC जैसा कॉरिडोर हिंदुस्तान के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अगर भारत इस इलाके से कटता है तो नुकसान सिर्फ विदेश नीति का नहीं होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है। इसलिए भारत ने अल नहयान को वक्त दिया, भले ही 3 घंटे का वक्त दिया, लेकिन पूरा ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया। मीटिंग हॉल में पहुंचने से पहले का भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया। दोनों ने कार में मीटिंग की, और 3 घंटे का ये दौरा बताता है कि आज की कूटनीति में समय नहीं, मकसद मायने रखता है।
ये दौरा बताता है कि रिश्ते अब लंबे भाषण से नहीं, छोटे लेकिन एक्यूरेट मैसेजेस से, संकेतों से बनते हैं। इसी नोट पर आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।